क्षेत्रमिति क्या बोला गया? क्षेत्रमिति है ये। क्षेत्रमिति के कुछ पार्ट्स में पृष्ठीय ठोस आकृतियां और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसा कुछ हमका ढमका है। तो ये पहले जब था ना ये चैप्टर, तो ये क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता था, क्षेत्रमिति ही बोला जाता था इसको। इसके अंतर्गत में फिर आप शंकु, बेलन, गोला, घन, घनाभ, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। ठोस आकृतियां ये है, ठीक है। ज्यामितीय आकृतियां और ठोस आकृति में फर्क क्या है उसको समझना। ज्यामितीय आकृति जिसको हम केवल स्पर्श करते हैं, जैसे कि हमने त्रिभुज बनाया, चतुर्भुज बनाया, पंचभुज बनाया, जो भी, वो सब किसके अंतर्गत आता है? ज्यामितीय। उसमें केवल आप निकालते हैं क्षेत्रफल, क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई होता है ज्यामितीय आकृतियों में, जैसे वृत्त है, ठीक है। लेकिन ठोस आकृति में आप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें प्राप्त करते हैं। मतलब इसको आप स्पेशली निकाल के बाहर रख सकते हो। जैसे कि हमारा ये डस्टर है ना, ये डस्टर है, इसको हम कहेंगे घनाभ। क्या कहेंगे? घनाभ। लेकिन इसके केवल एक पृष्ठ की बात करें तो ये होगा, केवल इस पृष्ठ की बात करें तो ये होगा क्या? आयत। तो ये केवल एक पृष्ठ की बात करें तो आयत है, वो है ज्यामितीय। लेकिन टोटल घनाभ की बात करें तो ये है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति मतलब चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। ये टोटल की बात करेंगे तो वो क्षेत्रमिति के अंतर्गत आएगा। इसको हम कहेंगे ठोस आकृति, क्योंकि टोटल को हमने बाहर निकाल दिया। अब आप बोलोगे कि सर आयत है, उसको भी तो हम बाहर निकाल सकते हैं। ये आयत दिख रहा है, उसको हमने बाहर निकाला। तो एक बात याद रखना, आयत वाले आकृति को यदि हमने बाहर निकाला तो आयत नहीं है, वो है घनाभ। आपका कागज जो है ना, कागज, आप कागज को सामान्य रूप से दिखाएंगे तो आप क्या कहेंगे? उसको एक आयत कहेंगे। लेकिन एक्चुअल में आयत तब होता जब वो अलग से प्राप्त नहीं होता। अलग से कहने का मतलब, आपने कागज को उठा के कहीं और रख दिया ना, तो वो आयत नहीं रह गया, वो क्या रह गया है? अब आपका घना। बल्कि उसकी पतला मोटाई जो है वो एकदम पतले है, एकदम बारीक है, एकदम कम है। लेकिन कुछ तो है, 0.00021 अमका ढमका जो भी है, लेकिन उसकी मोटाई तो है, उसकी चौड़ाई तो है, उसकी लंबाई तो है। तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई आ जाएगा तो वो क्षेत्रमिति के अंतर्गत आएगा, वो ठोस आकृति बन गया। क्या बरोबर बात समझ में आ रहा है? और जिसका केवल और केवल लंबाई और चौड़ाई रहेगा वो किसके अंतर्गत आएगा? ज्यामिति। ठीक, तो ये फर्क है दोनों में। तो अध्याय 15 में क्या दिया है? ठोस आकृतियों के ठीक। तो ये शुरुआत होगा हमारा। सबसे पहले ठोस आकृति जो हम पढ़ने वाले हैं वो है घन और घनाभ। घन और घनाभ, इसमें से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन मिलना है, 1-1 नंबर का क्वेश्चन मिलना है। तो ये फार्मूला से आपको एक क्वेश्चन उठा के दे दिया जाता है, ठीक है। तो घन और घनाभ के बारे में पहले भी आप पढ़ चुके हो। तो पहला जो, उसके बाद और बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले ना, इसमें इतना सारा फार्मूला हो जाता है कि एक का सूत्र दूसरे में, दूसरे का सूत्र तीसरे में चला जाता है। तो जब एक स्पेशली जब आकृति पढ़ो तो उसके बारे में एकदम कंफर्मेशन रखते हुए चलना, ताकि नया आकृति जब मिले तो पहला और दूसरा में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। क्योंकि बेलन का और शंकु का जब हम फार्मूला पढ़ते हैं ना, तो बेलन का फार्मूला शंकु में चला जाता है, शंकु का बेलन में आ जाता है, या बेलन का गोले में चला जाता है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है जब एक साथ सबको हम देखते हैं तब। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है घन और घना, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे, ठीक है। और इसमें से हम कैसे प्रश्न प्राप्त करते हैं, हमको कैसे प्रश्न मिलता है 1-1 नंबर का, उसको आप समझना, ठीक। तो हम बात करते हैं पहले घन का, उसके बाद बात करेंगे घनाभ का। तो घन जिसको आपने 9वीं में पढ़ा था, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों क्या हो? बराबर। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी आपस में कैसा हो? बराबर।
वो क्या कहलाएगा? घनाभ, सॉरी घन। और घनाभ जिसमें लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई तीनों में से कोई एक भुजा अलग हो, दो भुजा बराबर भी हो सकते हैं, तीनों के तीनों अलग हो सकता है, लेकिन कम से कम एक भुजा अलग ही रहेगा, तब वो क्या कहा जाएगा? घनाभ। मतलब घन में तीनों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी कैसा रहेगा? बराबर। और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों असमान रहेगा। अब तीनों के बजाय हमने कहा लंबाई दे दिया 10, चौड़ाई दे दिया 10 और ऊंचाई दे दिया 5। अब मैंने कह दिया कि भाई तीनों के तीनों बराबर है। अब आप देखोगे सर इसमें तो दो बराबर है, तो ये घनाभ नहीं है क्या? तो उसमें कोई एक भुजा भी असमान रहा, कोई भी एक भुजा, तो भी वो किसके अंतर्गत आएगा? घनाभ। ठीक, कोई जरूरी नहीं कि सभी एकदम अलग अलग ही हो, दो भुजा बराबर है लेकिन तीसरी भुजा अलग है, तब भी वो कहा जाएगा? घनाभ। लेकिन तीनों के तीनों बराबर रहा तो वो कहा जाएगा? घन। ठीक, तो घन का जो पृष्ठ रहता है ना, वो वर्ग से बनता है। इसको हमने कह दिया लंबाई, ठीक है, इसको हमने कह दिया चौड़ाई और इसको हमने कह दिया ऊंचाई। घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी आपस में कैसा रहेगा? बराबर। ठीक, अब इसमें आ जाएगा हमारा पृष्ठों की संख्या। अब घनाभ की बात करते हैं, देखो ये क्या है हमारा? घनाभ। ये है घन और ये है घनाभ। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों अलग अलग रहेगा। ठीक, अब इसके अंतर्गत आपको क्या क्या चीजें मिलेगा ऑप्शन के रूप में, और एक नंबर का क्वेश्चन यहां से उठकर आएगा ही आएगा कंफर्म है। तो सबसे पहले बात आएगा वो रहेगा पृष्ठों की संख्या। पृष्ठों की संख्या, तो आप जिस रूम में बैठे हो वो एग्जाम्पल है, दोनों में पृष्ठों की संख्या कोण या जो भी है इसकी संख्या जब बात संख्या के आएगा ना तो घन और घनाभ दोनों में बराबर रहेगा। सूत्र जब आएगा उसमें थोड़ा सा बदलाव होगा, वो कैसे बदलाव होगा आपको बता देंगे। तो जिस रूम में आप बैठे हो वो रूम ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके घनाभ का। ठीक, अब नकल नहीं करना है, लेकिन सामने वाले को थोड़ा पता आप नकल कर रहे हो, तो पृष्ठों की संख्या को आपको गिनना है। तो देखो इसमें पृष्ठ मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ जो दीवार है, फर्श है और जो छत है वही इसका पृष्ठ है। तो मुझे बताओ इसमें पृष्ठों की संख्या कितना है जिस रूम में आप बैठे हो? पृष्ठों की संख्या 8 कहां आ गया? कितना है? 6। तो घन और घनाभ में पृष्ठों की संख्या कितना रहेगा? 6। पृष्ठों की संख्या कितना रहेगा? 6। ये जो बात आ रही है ना ये दोनों के लिए चल रही भाई। फार्मूला जब हम बोलेंगे वहां पर थोड़ा सा अलग चेंजेस होगा, लेकिन संख्या की बात आ रही है वो दोनों में बराबर रहेगा। पृष्ठों की संख्या की बात आएगा कोरों की संख्या। कोरों की संख्या, अब कोर की जब बात आते हैं ना तो हम सोचते हैं वो कोंटा को, मतलब हम किसको सोचते हैं? यहां पर कोर मतलब एक कोंटा को सोचते हैं। इसको कोर मतलब होता है उसकी भुजा, याद रखे रहना। कोर मतलब क्या होता है? भुजा। अब भुजा, मुझे एक बात बताओ, इस रूम में भुजा मतलब कोंटा, उसको बस नहीं लेना है, आप इसको बस गिन रहे हो, कोंटा बस को नहीं लेना है। आप ढंग से समझो, ये एक कोर, ये दूसरा कोर, ये हो गया तीसरा कोर और ये हो गया चौथा। एक ही पृष्ठ में आपको कितना कोर मिल गया? 4। अब 4 से 24 मत गिन लेना, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी इस पृष्ठ के लिए आ गया है। तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, नीचे वाला हो गया 6, ये नीचे वाला हो गया 7, ऊपर वाला हो गया 8। अब उसमें 9 और नीचे वाला 10, ये वाला 11 और ये वाला 12। तो कोरों की संख्या कितना रहा? 12। क्या बोलो, बात समझ में आ रहा है? चाहो तो आप इसमें भी गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हो गया? अरे ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया 2,
ये हो गया 3 और ये हो गया 4, 5, 6, ये वाला 7, ये वाला 8, ये वाला 9, ये वाला 10 और ये वाला 11, ये वाला 12। कोरों की संख्या कितना हुआ? 12। कोर मतलब समझ में आ गया ना क्या है? कोर मतलब क्या है? भुजा। तो भुजाओं की संख्या कितना होता है? 12। ठीक, अब ये पहला चीज, ये दूसरा, तीसरा। अब बात आएगा शीर्ष की। शीर्ष की संख्या। शीर्ष मतलब जो अभी आपको बताया गया था, नुकीला भाग, जहां पर 2 या 3 भुजा मिले वो कहलाएगा शीर्ष। 3 भुजा कहने का मतलब देखो, ये वाली भुजा आया, ये वाली भुजा आया और ये वाली भुजा। तो जहां पर 3 के 3 भुजा मिल रहा है, जहां पर से मिल रहा है वो क्या कहलाएगा? उसका शीर्ष। तो यहां पर शीर्षों की संख्या कितना है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस साइड 4, उस साइड 4। तो शीर्षों की संख्या कितना हो जाएगा? 8। ये दोनों के लिए बराबर रहेगा ना, दोनों के लिए सेम टू सेम चलेगा, चाहे वो घन के लिए रहे चाहे वो घनाभ के लिए रहे। अब आएगा दो बात, एक आकाशीय विकर्ण और दूसरा पृष्ठीय विकर्ण। बात समझना, पहला बात किसकी हो रही है? आकाशीय विकर्ण। आकाशीय विकर्ण मतलब ऐसे विकर्ण जो हवा में लटक रहा हो। जैसे कि हम एक आयत लेते हैं, सपोज एक आयत, तो आयत में विकर्ण का मतलब क्या होता है? सम्मुख शीर्षों को मिलाना ही क्या होता है? विकर्ण। पता है कि नहीं पता है? कोई भी आयत है उसमें सम्मुख शीर्ष को मिलाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? विकर्ण। तो जब हम पृष्ठ को लेंगे तो पृष्ठ कैसा रहता है? आयताकार। तो एक पृष्ठ में कितना विकर्ण मिलेगा? 2। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि घन और घनाभ में पृष्ठों की संख्या कितना रहता है? 6। और चूंकि एक पृष्ठ में कितना विकर्ण मिल रहा है? 2। तो जब पृष्ठीय विकर्ण की बात आएगा तो वहां पर पृष्ठीय विकर्ण कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। पृष्ठीय विकर्ण की बात आएगा तब। लेकिन आकाशीय विकर्ण का मतलब है इस कोंटे को ले जाके हम मिलाएंगे नीचे वाले कोंटे से। कोर मतलब यहां पर से हम उठा के लेके जाएंगे यहां पर, तो एक रेखा मिलेगा। आपको इमेजिन करके देखो, उसको हम कहते हैं सम्मुख शीर्षों को तो हमने मिलाया, लेकिन वो किसी भी पृष्ठ को स्पर्श कर रहा है क्या? वो बीच में झूल रहा है, लटक रहा है, इसलिए उसको हम क्या कह देंगे? आकाशीय। वो आकाश में है, इसलिए उसको हमने क्या कहा? आकाशीय। तो मुझे बताओ आकाशीय विकर्ण हम कितना प्राप्त कर लेंगे? इमेजिन कर लो ढंग से, अच्छे से, उसके बाद बताना। 2, सोच लो। 4, 2 और 4, 2 वाले कौन कौन है? ये तो एक वाली हो गई है। देखो नीचे से हम गए ऊपर, एक आकाशीय विकर्ण। उधर ऊपर से कहां आए? नीचे। कितना? ये तो इस क्वांटिटी की बात हो गया। अब इधर से चलो, ऊपर से कहां जाएंगे? नीचे। और उस ऊपर से कहां आएंगे? नीचे। तभी तो आकाशीय विकर्ण है ना। तो टोटल कितना आकाशीय विकर्ण मिला? 4। इमेजिन करने आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है? यहां गए यहां, ठीक, और यहां से गए यहां। इमेजिन करके देखो, यहां से आए यहां और यहां से आए यहां। आकाशीय विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगा? 4। ये हो गया आकाशीय विकर्ण कितना? 4। अब आएगा हमारे पास पांचवा, पृष्ठीय विकर्ण। टोटल कितना विकर्ण, कितना पृष्ठ होते हैं? घन घनाभ में कितना पृष्ठ हुआ रे? अब इंसान हो यार, ऐसे बेइज्जती हो जाएगा टोटल। मैं पूछ रहा हूं पृष्ठ की संख्या कितना है? पृष्ठ की संख्या 6 है और एक पृष्ठ में कितना विकर्ण है? तो पृष्ठ विकर्ण, टोटल पृष्ठ विकर्ण की बात आएगा तो कितना आ जाएगा? 6 पृष्ठ और 2 एक में, तो 6 दूनी 12। तो प्रश्न कैसे आता है? घन में पृष्ठीय विकर्णों की संख्या खाली स्थान होता है या घनाभ में पृष्ठीय विकर्णों की संख्या खाली स्थान होता है? अब पृष्ठीय विकर्ण के बजाय हमको कभी कभी मिल जाता है आकाशीय विकर्ण। तो घन में आकाशीय विकर्ण की संख्या। अब छठवा चीज, कुल विकर्णों की संख्या।
कुल विकर्णों की संख्या। ये यदि हमको पूछा जाए तो आकाशीय विकर्ण कितना रहा 4, पृष्ठीय विकर्ण कितना रहा 12, 12 4 16, तो कुल विकर्ण जब पूछेंगे कितना लिखना है 16। ये तीनों प्रश्न आता है। एक बात तो ऐसे हुआ था, एक सेट में आकाशीय विकर्ण पूछे थे, एक सेट में पृष्ठीय विकर्ण पूछे थे, एक पेज में हाँ एक सेट में कुल विकर्ण पूछे थे, और प्रश्न ऐसे ही आता है, समझ रहे हो। मतलब सेट ए में मान लो हमको पूछ दिया जाएगा कि घन में कुल पृष्ठों की संख्या, दूसरे में घनाभ में कुल पृष्ठों की संख्या, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। और लगता है हमको प्रश्न अलग अलग दिया, कोई अलग नहीं रहता है, केवल थोड़ा सा बदला जाता है और उत्तर लगभग एक जैसे रहता है। ठीक, तो ये आपका 1 नंबर के लिए क्वेश्चन है। उसके बाद इसके लिए सूत्र पढ़ते हैं, विकर्ण, पृष्ठीय विकर्ण के लिए सूत्र और आकाशीय विकर्ण के लिए सूत्र, दोनों के लिए। ठीक, चलो इसको बनाओ। देखो अब पृष्ठों की कोणों की संख्या के बाद जो प्रश्न इसमें बनता है, इस प्रश्न वाले में, वो रहता है विकर्ण निकालने के लिए, या तो पृष्ठीय विकर्ण निकालने के लिए या तो आकाशीय विकर्ण। अब दोनों के लिए पृष्ठीय विकर्ण और आकाशीय विकर्ण निकालने का सूत्र क्या क्या होगा उसको सुनना। हाँ, पहले हम घन के पृष्ठीय विकर्ण के सूत्र पढ़ लेते हैं, उसके बाद घनाभ के। ठीक, घन के लिए बात हो रही है पृष्ठीय विकर्ण की। अब घन के पृष्ठीय विकर्ण, तो आप एक घन प्राप्त कर रहे हैं। इस घन के लिए मान लो इस भुजा को हमने एक पृष्ठ को उठाया, तो ये रहेगा इसका पृष्ठीय विकर्ण। तो पृष्ठीय विकर्ण मतलब ये यहां पर कितना कोण बनाएगा 90। तो इस भुजा का मान कितना है a, इस भुजा का मान भी कितना है a। ठीक, तो इस भुजा का मान हम जब प्राप्त किए तो ये वाला इस भुजा के लिए समझो आप ये वाला पूरा भुजा से आपने आधे भाग को हटा दिया, केवल इतने आकृति को आप इमेजिन करो। चलो कौन सा आकृति है बताओ, कौन सा त्रिभुज है समभुज, और समभुज त्रिभुज में लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें मिला है लंब और क्या मिला है आधार, तो लंब और आधार मिला, तो हम वहां से क्या प्राप्त कर रहे हैं कर्ण। विकर्ण के बजाय हम क्या प्राप्त कर लिए कर्ण। तो आप पृष्ठीय विकर्ण मतलब एक्चुअल में इस पृष्ठ के लिए वो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग। तो पृष्ठीय विकर्ण के लिए सूत्र हो जाएगा कर्णी के अंदर लंब और आधार a का वर्ग प्लस a का वर्ग। तो a का वर्ग प्लस a का वर्ग मतलब 2a का वर्ग, तो ये हो जाएगा कर्णी 2, a के वर्ग का मान क्या हो जाएगा a। तो घन के पृष्ठीय विकर्ण का सूत्र क्या होता है कर्णी 2a। हाँ, तो क्वेश्चन में आता कैसे है, यदि किसी घन की कोण 2 है, घन की कोण क्या है 2, तो उसका पृष्ठीय विकर्ण खाली स्थान होगा। तो बताओ पृष्ठीय विकर्ण क्या होगा, कर्णी 2, कर्णी 2 मतलब कर्णी 2 और 2। तो देखो 2 पीछे भैया कहां लिख देंगे उसको सामने में, तो 2 कर्णी 2। या कह सकते हैं यदि किसी घन का कोण 3 है, कोण मतलब समझ रहे हो ना, भुजा, भुजा मतलब हमने क्या माना है अभी a, मतलब a का मान कितना दिया हुआ है 3। तो पृष्ठीय विकर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा 3 कर्णी। a कब के लिए हो जाएगा जब पृष्ठीय विकर्ण की बात आएगा तब, लेकिन जब बात आएगा आकाशीय विकर्ण, आकाशीय विकर्ण, तो आकाशीय विकर्ण में 3 बार लेंगे इसी को, कर्णी के अंदर a का वर्ग प्लस a का वर्ग प्लस a का वर्ग, तो ये हो जाएगा कर्णी के अंदर 3a का वर्ग। तो इसको आप सामने में लिख सकते हो a, कर्णी a का मान a और a का मान क्या हो जाएगा, a का मान बताओ कर्णी के अंदर क्या बच जाएगा कर्णी की, a क्या है कोण और a हो जाएगा कर्णी 3, मतलब आकाशीय विकर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा a कर्णी। तो यहां पर फिर से प्रश्न आता है यदि किसी घन का भुजा 4 है तो उसका आकाशीय विकर्ण खाली स्थान होगा, तो a के जगह में क्या रखेंगे 4 और कर्णी 3, 4 कर्णी 3। मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न आपको स्पेशली किसी प्रश्न के रूप में मिले, मतलब 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन मिले, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है खाली स्थान में दे दे, तो फार्मूला यदि याद है तो आप इजीली बना सकते हो, एक लाइन का ही प्रश्न है। ठीक, तो ये किसके लिए हो गया घन के लिए। अब बात आता है घनाभ के लिए।
अब घनाभ में क्या चीज ध्यान देने वाला रहेगा, बात इसको समझना है। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग अलग है। तो ये h है तो ये भी क्या रहेगा h। अच्छा एक चीज बताना भूल गया, घन और घनाभ में सम्मुख कोण हमेशा बराबर रहेगा। जैसे कि इस कोण के सम्मुख में कौन है, ये वाला कोण, तो ये दोनों कोण आपस में कैसा रहेगा, बराबर। खाली स्थान में भी प्रश्न बीच से उठा के दे सकते हैं। घन और घनाभ में सम्मुख को आपस में खाली स्थान होता है, तो सम्मुख कोण कैसा रहेगा, बराबर। याद रखना, पता चला मैं उसको बताया ना तो फिर ऐसे देखते हुए बैठे हुए रहो। इमेजिन भी तो नहीं कर सकते, कोण मतलब ये कोण है और इसके सम्मुख में ये कोण है, दोनों कोण आपस में कैसा है, बराबर। तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होगा, मतलब ए एच है तो ये भी क्या रहेगा एच, ये एच है तो ये भी कैसा रहेगा एच, ये एल है तो ये भी एल, बी के बराबर में बी, ऐसे। ठीक। अब देखो, मान लो हम इस पृष्ठ की बात करें, केवल इस पृष्ठ की। अब आप ये देखना उस पृष्ठ में कौन कौन से भुजा आ रहा है। जैसे हम इस ब्लैक बोर्ड की बात करें तो ये चौड़ाई है, ये क्या है, ऊंचाई। तो जब हम इस पृष्ठ की बात करें तो इस पृष्ठ में कौन कौन से भुजा आ रहा है, एक चौड़ाई वाला और एक ऊंचाई वाला। तो पृष्ठ विकर्ण आप उस पृष्ठ के अकॉर्डिंग आप फार्मूला लगाओगे। पृष्ठ के अकॉर्डिंग मतलब मैं क्या बोलूं, बात समझ में आ रहा है। आप ये जो पृष्ठ उठा रहे हो उस पृष्ठ में क्या क्या आ रहा है, लंबाई और चौड़ाई वाला आया तो एल और बी, चौड़ाई और ऊंचाई वाला आया तो बी और एच, ऊंचाई और लंबाई वाला आया तो एच और एल। जैसे कि मैं इस पृष्ठ की बात करूं, इस पृष्ठ में कौन कौन सी भुजा आ रहा है मुझे बताओ। इस पृष्ठ में एक तो आ गया लंबाई और दूसरा क्या आया, ऊंचाई। चौड़ाई कहां से आया इस पृष्ठ, क्या बोला, बात समझ में आया। जब हम इस पृष्ठ की बात करें, ऊपर वाले क्या आया तो नीचे वाला, तो वो उसमें क्या आया, लंबाई और क्या आया, चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई। जब मैं इस पृष्ठ की बात करूं तो इस पृष्ठ में क्या आएगा, एक तो आ गया क्या, ऊंचाई। लंबाई कहां से आ रहा है इसमें भाई, एक तो आ गया ऊंचाई और दूसरा आ गया चौड़ाई। क्या बोला, बात समझ में आया। अब वो डिपेंड करता है कि हम कौन से भुजा को उठा, कौन से पृष्ठ को उठा रहे हैं, तो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग। तो जैसे मैं इसमें बात करूं, ये पहले वाले पृष्ठ की लंबाई और ऊंचाई वाले, तो करनी के अंदर में जैसे ए और ए था ना, तो क्योंकि इसमें सभी भुजाएं बराबर था, इसमें क्या रखेंगे, एल का वर्ग प्लस एच का वर्ग। दूसरा इसी में और क्या आएगा, मान लो मैं इस भुजा को लेता हूं, इस वाली भुजा को ध्यान दो, इस वाली भुजा में क्या क्या है, एक तो आया बी और एक आया है एच, तो करनी के अंदर में बी का वर्ग प्लस एच का वर्ग। अब मान लो मैं लेता हूं कौन सा, नीचे वाली भुजा या ऊपर वाली भुजा, तो नीचे वाली भुजा की बात करेंगे तो बी आया और क्या है एल, तो ये हो जाएगा बी का वर्ग प्लस एच का वर्ग। गुड गुड गुड, सॉरी, एल का वर्ग। अब ये डिपेंड करता है हमारे पृष्ठ के ऊपर। और एक बात, आपको 6 पृष्ठ मिला है तो कंफर्म है इस पृष्ठ का मान जो है वही उसके सामने वाले पृष्ठ का मान रहेगा। तो इस पृष्ठ के लिए जब हम विकर्ण निकाल लिए तो अगले वाले पृष्ठ के लिए, उसके सामने वाले पृष्ठ के लिए विकर्ण निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों पृष्ठ एकदम बराबर है। तो जो विकर्ण इसका रहेगा वही विकर्ण सामने वाले का रहेगा, जो विकर्ण नीचे वाले के लिए है वही विकर्ण किसके लिए रहेगा, ऊपर। समझ में आया, जो विकर्ण इसके लिए है वही विकर्ण इसके लिए है, क्योंकि ये दोनों पृष्ठ एकदम बराबर है। समझ आया। तो ये हो गया किसके लिए, पृष्ठीय विकर्ण का सूत्र। अब बात आता है आकाशीय विकर्ण, दूसरा। आकाशीय विकर्ण, आकाशीय विकर्ण में इसमें कितने बार लिए थे हम, 3 बार, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। ये इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, आकाशीय विकर्ण। ये किसके लिए हो गया, घनाभ। ये किसके लिए हो गया, घन। क्या क्या बोला, बात समझ में आया। तो ये अब प्रश्न कैसे आएगा उसके अकॉर्डिंग हम फिर क्वेश्चन बनाएंगे। इसको लिख लो, फिर प्रश्न वाली ओर चलते हैं। प्रश्न वाली 1 ध्यान दो, 2 प्रश्न वाली 1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला, देखो एक घनाभ है जिसकी लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई कितना है 2 मीटर। तो घनाभ के संपूर्ण या सभी विकर्ण ज्ञात करो। सभी विकर्ण मतलब पृष्ठीय विकर्ण कितने बार निकलेगा, 3 बार।
आकाशीय विकर्ण निकलेगा एक बार, मतलब टोटल कितना बार हमको आंसर प्राप्त करना पड़ेगा? 4। तो चलो भाई, पहला विकर्ण, पहले पृष्ठ का विकर्ण, दिमाग यहाँ पर सूत्र में रखे रहना, मैं डायरेक्टली मान रख रहा हूँ, ठीक है। इस सूत्र को आपको लिखना है, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल मतलब 8 का वर्ग, एच मतलब 4, एच मतलब 2, 8 का वर्ग 64, 2 का वर्ग 4, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 68। अब चाहो तो आप इसका मान निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा? 68 का गुणनखंड कर दो। क्यों नहीं निकालोगे? 2 × 6 है, 2 × 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 7 14, फिर सीधा 17 से 17 एकम 17। इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 × 2 × 17, मतलब किसका जोड़ा बन रहा है? 2 का। तो 2 कर्णी के अंदर में कितना आ जाएगा? 17 मीटर। पहले पृष्ठ का विकर्ण निकल गया। दूसरे पृष्ठ का विकर्ण, दूसरे पृष्ठ का विकर्ण, अब दूसरे पृष्ठ मतलब बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वाली की बात हो रही ना। बी स्क्वायर मतलब 4, एच स्क्वायर मतलब 2, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, 16 4, तो कर्णी के अंदर कितना आ गया? 20। 20 को क्या लिखते हो? 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, मतलब 2 कर्णी के अंदर में 5 मीटर। ठीक। अब तीसरा पृष्ठ, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बी मतलब 4 और 8, 4 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, 16 प्लस 64, 6 4 10, 7 और 1 8। ठीक। 80 के लिए निकाल लेते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, एक बार 2 का जोड़ा बना, एक बार 2 का, 2 दूनी 4, कर्णी के अंदर 5, 4 कर्णी के अंदर 5 मीटर। तीसरे पृष्ठ के लिए हो गया। तीसरे पृष्ठ का विकर्ण, अब कौन सा निकालना है? आकाशीय विकर्ण। आकाशीय विकर्ण के लिए जगह भी नहीं है। क्या हो गया रे? आकाशीय विकर्ण, 8 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 64 प्लस 16 प्लस 4, 84, 21, 4 2 का नहीं 21 होना चाहिए। चलो 84 के लिए प्राप्त करते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 7 21, फिर 7 से 7 एकम 7, जोड़ा किसका बन रहा है? केवल 2 का, और 7 से 21 बच रहा है, मतलब 2 कर्णी के अंदर में 21 मीटर। ये इसका आकाशीय विकर्ण। इस तरीके से हम पूरे पृष्ठ का विकर्ण प्राप्त करेंगे। कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला देखो। मतलब दोनों प्रश्न पूछ दिया गया है, एक पृष्ठ विकर्ण भी पूछ दिया गया है और आकाशीय विकर्ण, जिसके भुजा मतलब कोर का मान कितना दिया है? ए का मान 12 कर्णी। अब पृष्ठ विकर्ण निकालेंगे तो इसको गुणा कर देंगे किससे? कर्णी 2 से, और आकाशीय विकर्ण निकालेंगे तो इसको गुणा कर देंगे कर्णी 3 से। क्यों बोल रहा हूं? बात समझ में आ रहा है? पृष्ठ विकर्ण का सूत्र क्या है? ए कर्णी 2, ए का मान तो ऑलरेडी है, तो 12 और 2 तिया 6, 12 कर्णी 6, कौन सा विकर्ण रहेगा? वो पृष्ठ विकर्ण। आकाशीय विकर्ण जब बोलेंगे तो 12 कर्णी 3 गुणा कर्णी 3, कर्णी 3 कर्णी 3 का गुणा करेंगे तो 3, 12 तिया 36, आकाशीय विकर्ण निकलेगा 36 और पृष्ठ विकर्ण निकलेगा 12 कर्णी 6। करोगे? अब एक और प्रश्न बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई याद करो जो उस कमरे में रखा जाए, जिसकी लंबाई कितना दिया है? 10 मीटर, चौड़ाई, ऊंचाई। अब मुझे एक बात बताओ, इस कमरे में ही आपको बड़े से बड़े खंभा रखना है, तो आप उस बड़े से बड़े खंभे को कहां पर रखोगे? कैसे रहेगा बताओ मुझे? ऐसे बड़े से बड़े खंभा रही, ऐसे खंभा रही, ज्यादा बड़े तो दिख नहीं रहा, नहीं हो जी।
इस रूम में आपको सबसे बड़े खंभे की लंबाई निकालना है। अब वो कौन सी स्थिति में रहेगा, किस दिशा में रहेगा, कैसा रहेगा, उसको इमेजिन करो। ऐसे रही, ओखर से बड़े रही, ऊपर से नीचे वाला आकाशीय विकर्ण। एक्चुअल में हमको क्या निकालना है, आकाशीय। तो प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया गया है। तो आपको प्रश्न नंबर 3 में कौन सा फार्मूला लगाना है, ये वाला 10 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग प्लस 5 वर्ग, 10 का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100, 100 100 200 प्लस 25, 225, 225 का करने क्या होता है 15, तो उसका उत्तर कितना रहेगा 15। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बनाओगे। एक तो बन गया है, और उदाहरण में जो दिया है उसको बनाओगे। आज के लिए इतना, कल पढ़ेंगे नया।